Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online system with City College of Science and Commerce Multan. My name is Dr. Yasir Khan and I am your biology mentor. बेटा मैंने आपको सेल के इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ बातें बतानी है। आप क्योंकि क्लासेस के अंदर सेल का टॉपिक स्टडी कर रहे हो और सेल के यूनिट के अंदर ये कुछ लेआउट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि सेल के यूनिट के अंदर आपने सेल वॉल को स्टडी करना है, सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, and the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell and the plant and animal cell. क्लासेस के अंदर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, आपने माइक्रोस्कोप को स्टडी कर लिया होगा, सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया होगा, सेल वॉल आपने स्टडी की होगी और सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को आप स्टडी कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ सेल के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ सेल। उसके बाद आपको मेन टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। देखो सेल क्या है, सबसे पहली बात लिखी हुई है कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, सबसे पहली और बुनियादी बात यही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं देयर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी एंटायर बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, while the few organisms their body is composed of trillions of the cell. Their body is actually the multicellularity. उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो सेल पहली बात बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, सेल्स हमारे पास दो तरह के हैं, ये आपके पास स्लाइड आई है सामने। या तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर है, यूनि का मतलब है सिंगल, सेलुलर सेल से निकली टर्म है, और मल्टी सेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर में आपने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि हमेशा सिर्फ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और उसके साथ साथ कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो यूनिसेलुलर है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से यूकैरियोट्स शामिल हैं? बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, जिसमें आपने एग्जांपल पढ़ी होगी अमेबा की, पैरामीशियम की, ये सारे यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं, हम उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। इसी तरह से जब आप मल्टी सेलुलरिटी के अंदर देखेंगे तो मल्टी सेलुलर के अंदर बेटा कौन कौन से शामिल हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर आपके पास कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर है, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं। अब जैसे आप कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हो वो सिंपल कुछ मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर आप देखें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी के अंदर आते हैं, फंजाई हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स। तो आपको सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला, व्हाट इज एक्चुअली अ सेल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा आगे स्टडी करवाता हूँ बेटा सेल के बाद कि ये जो सेल होता है ना, अगर आप इसके बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी करें, आपने पढ़ा होगा व्हाट आर द वेरियस बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल सेल। अगर आप बेसिक कंपोनेंट देखें किसी भी एक टिपिकल सेल के, तो बताया गया है साइंटिस्ट की तरफ से कि बेसिक कंपोनेंट तीन होते हैं। नंबर 1 द सेल मेम्ब्रेन, या जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 द न्यूक्लियस। सेल के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। एक बात कि सेल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, विच इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ टिपिकल सेल। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये एक आपके पास टिपिकल सेल है, ये आपके पास एक टिपिकल सेल है। अच्छा, आप इस सेल के अंदर देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है।
अच्छा, यही स्ट्रक्चर देके मैं आपसे पूछ लूं कि जी बताएंगे कौन सा सेल है, आइदर इट इज द सेल ऑफ प्लांट, आइदर इट इज द सेल ऑफ एनिमल, आपको कैसे अंदाजा होगा? बेटा इट इज एक्चुअली द लोकेलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की लोकेशन है जो आपको ये डिसाइड करवा रही है कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। क्योंकि एनिमल्स के केस में आपने पढ़ा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, while in case of the plant nucleus is present at the periphery due to presence of the single large and the central vacuole। प्लांट के केस में वैक्यूल होता है, वो दरमियान में होता है, वो बड़ा होता है और वो सिंगल होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस और बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज पेरिफेरी पे शिफ्ट हुई होती हैं। तो ये मैंने बेसिक कंपोनेंट्स को मेंशन किया, बट दीज आर एक्चुअली द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल। अगर आप प्लांट के केस में देखेंगे, इन तमाम बेसिक कंपोनेंट्स के साथ एक एडिशनल कंपोनेंट भी है, दैट इज द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के केस में इन तीन बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा वन इज द साइटोप्लाज्म, अदर वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक एडिशनल कंपोनेंट भी है विच इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज एक्चुअली द सेल वॉल, दैट इज नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स बताए। अच्छा, इन बेसिक कंपोनेंट्स में बेटा एक बात याद रखें कि ये जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, बोथ आर कलेक्टिवली टर्म एज द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इट इज एक्चुअली द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल का लिविंग कंटेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियस। अच्छा, साइटोप्लाज्म बेटा कहाँ पर मौजूद है? इंटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन, वॉट एवर द प्रेजेंट इज इट इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म। ये सब कुछ जो भी मौजूद है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। सारा का सारा बेटा क्या है? साइटोप्लाज्म है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें, इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये समझाता हूं बेटा कि हमारे पास ना कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं। तो अगर आ जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली क्या होती है? ऑर्गेनेली इज एक्चुअली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली इज द सब सेलुलर स्ट्रक्चर that performs particular function in the cell। ऑर्गेनेली सब का मतलब होता है बिलो, सब का मतलब होता है छोटा। ऑर्गेनेली सेल से छोटा है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है एंड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द सेल। ऑर्गेनेली को बेटा जब आप क्लासिफाई करते हो ना, तो ऑर्गेनेलीज आपके पास तीन तरह की हैं। अच्छा, ये हम ऑन द बिहाफ ऑफ कवरिंग्स, ऑन द बिहाफ ऑफ मेम्ब्रेन्स हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं बेटा जिनके बाहर सिर्फ सिंगल कवरिंग होती है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके बाहर डबल कवरिंग होती है। तो इस बिहाफ पे कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे पास ऐसी हैं विच आर नॉन मेम्ब्रेनस। few organelles are non membranous, it means they do not have the covering around them। और कुछ ऐसी हैं जिनके बाहर सिर्फ सिंगल कवरिंग होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस, और कुछ ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। few are the non membranous, few are the single membranous and few are the double membranous organelles। अब इसमें से कुछ की एग्जांपल देके आपको याद करवाता हूं बेटा। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के अंदर एक है राइबोसोम, एक है सेंट्रियोल, एक है न्यूक्लियोलस, एक है सेंट्रोसोम।
ये नॉन मेम्ब्रेनस में है। राइबोसोम, सेंट्रियोल, उसके बाद मेंशन किया न्यूक्लियोलस एंड द सेंट्रोसोम। अब डबल मेम्ब्रेनस पहले मेंशन करता हूं, बाकी जो बच जाएंगी वो सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेनस होंगी। अच्छा, डबल मेम्ब्रेनस में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, अदर वन इज द क्लोरोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। तीन ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको मैंने यहां पर मेंशन किया, दे आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, अदर वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। बाकी जो आपके माइंड में ऑर्गेनेलीज आ रही है ना इस वक्त, जो भी आपके माइंड में चल रहा है जंगी हालात के अलावा, वो सारी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज में आती हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी अपरेटस, जैसे लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ये मुश्किल नाम सुन के आपने परेशान नहीं होना बेटा, इन तमाम की डिटेल आपने पढ़नी है। वैक्यूल, ये जितनी मैंने मेंशन किया, इधर इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, वैक्यूल, ऑल आर द सिंगल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इनके बाय सिर्फ सिंगल सिंगल कवरिंग मौजूद होती है। ये मैंने ऑर्गेनेलीज का कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि बेटा आप सेल वॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में पढ़ चुके हो, सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हो, तो मैं ऑर्गेनेलीज से स्टार्ट करवाऊंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। और ऑर्गेनेलीज को पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले आप जो आगाज करते हो वो आप न्यूक्लियस से करते हो कि व्हाट इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस एक कैसी ऑर्गेनेली है, ये सारी डिटेल आपने पढ़नी है। ये प्रोकैरियोट्स, एनिमल, प्लांट सेल का डिफरेंस, ये सारा प्लांट एनिमल का डिफरेंस चल रहा है। फिर ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहां पर एंड पर बिल्कुल हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें कि व्हाट इज एक्चुअली द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता क्या है, ये इसको हमने स्टडी करना है। देखिए, न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के अंदर ना डार्क सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो, डिस्कवरी याद हो ना आपको सेल से रिलेटेड, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। और इसने फॉर्मुलेट किया था कि सेल जो होता है वो एम्प्टी स्पेस पर मुश्तमिल होता है। इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया और इसने कहा कि मुझे जो सेल दिखाई दे रहा है वो माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स की तरह दे रहा है और सेल एम्प्टी स्पेस है, सेल के अंदर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट था। और रॉबर्ट हुक ने अपना जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था वो 17वीं सेंचुरी के अंदर किया था। इसका मतलब है 2 सेंचुरी तक लोग ना बिल्कुल हमारी तरह खोखले और निकम्मे थे जिन्होंने सेल के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की। ठीक है, आपकी तरह निकम्मे। फिर मुझ जैसे समझदार लोग आए और उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये सबूत दिया कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस पर मुश्तमिल नहीं होता। 1831 में एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन, और उसने बताया कि सेल के अंदर कोई एक डार्क बॉडी भी मौजूद होती है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। अब न्यूक्लियस की लोकेलिटी के हवाले से आपने सबसे पहले याद रखना है बेटा कि जो न्यूक्लियस है इन केस ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल्स के केस में इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, while in case of the plant it is located at the periphery। एनिमल के केस में ये सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट के केस में ये पेरिफेरी पे होता है न्यूक्लियस। ये ऐसी ऑर्गेनेली है।
अच्छा बेटा, न्यूक्लियस ऐसी ऑर्गेनेली है, आपने याद रखना है कि व्हेन इट अपीयर्स इनसाइड द सेल, सेल में ये कब कब दिखाई देती है? न्यूक्लियस अपीयर्स इनसाइड द सेल ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज में ये सेल के अंदर हमें दिखाई देता है। एंड व्हाट इज द नॉन डिवाइडिंग फेज? अच्छा बेटा, आपने नॉन डिवाइडिंग फेज पढ़ी है, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, ये डिविजनल फेजेस हैं, पढ़ी है ना माइटोसिस मियोसिस। अच्छा, आपने उसके अंदर पढ़ा कि कोई ना इंटरफेज होती है, कोई डिविजनल फेज होती है। इंटरफेज में आपने पढ़ा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों ऐसी फेजेस हैं जो नॉन डिविजनल फेजेस हैं। यानी जब इंटरफेज चल रही हो तब सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। जब डिविजनल फेज चल रही हो, आइदर इट इज़ द माइटोसिस, आइदर इट इज़ द मियोसिस, उसके दौरान जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, वो दिखाई नहीं देता। वो उसकी बड़ी एक डिटेल है कि उसकी भी कुछ फेजेस हैं जिसमें दिखाई देता है, कुछ में दिखाई नहीं देता। आपने ओवरऑल याद रखना है कि न्यूक्लियस अपीयर इनसाइड द सेल ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज। जब डिवाइडिंग फेज हो तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर विजिबल नहीं होता। एंड द न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, द काइंड ऑफ ऑर्गेनेली दैट इज डबल मेम्ब्रेनस। तो मैंने ये हल्का सा आपको ना न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया है। हमने इसके अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तमाम डिटेल ये स्लाइड्स आपके सामने आ रही है। ये डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता क्या है, फिर न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल हमने न्यूक्लियस के अंदर बेटा पढ़नी है। फिर क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेल का वो आपको समझ आया होगा। आपने जो इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर एक ही काम करना है बेटा, लेक्चर्स को आप सुने, आप लेक्चर्स को नोट डाउन कर लें। जो भी आपकी कोई क्यूरी हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं, या जिस भी फोरम पे ये लेक्चर अपलोड हो रहा है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। कोई भी बात आपको समझ ना आई हो बेटा, आप वो पूछ सकते हो। आज के दिन के लिए डॉक्टर यासिर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।